इम्पोर्टेंट कुछ होगा। सो इट्स लाइक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उनमें से बहुत सारे हो चुके हैं, एंड दिस इज अनदर वन टॉपिक है क्वांटम नंबर। लेकिन क्वांटम नंबर को हम समझ पाए उससे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा इसका। देखो, जैसे मान लो कि अगर तुम लोग ऑनलाइन ना पढ़ते हो, तुम्हें ऑफलाइन पढ़ना होता और मेरे घर आना पड़ता, तो तुम पहली क्लास से पहले मुझसे क्या सवाल पूछते? एड्रेस पूछते। वेरी गुड। एड्रेस पूछते तो मैं तुम्हें बताती कि भैया मैं भोपाल में रहती हूँ पहले तो, क्योंकि श्रेया को इतनी दूर से आना है पुणे से, तो उसको तो सिटी भी पता होना चाहिए कि भाई मैं भोपाल में रहती हूँ। बाकी दोनों लोकलाइट है तो उन्हें पता है कि हम यहीं के रेसिडेंट है, तो भोपाल हार्ड मैटर। लेकिन श्रेया को आना है तो शी शुड नो कि मैं भोपाल में रहती हूँ। उसके बाद मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि भैया भोपाल में मैं अरेरा कॉलोनी में रहती हूँ। अरेरा कॉलोनी बहुत बड़ा एरिया है ना, तो अरेरा कॉलोनी की कौन सी कॉलोनी में रहती हूँ, मतलब मैं किस अरेरा कॉलोनी किस सेक्शन में रहती हूँ, जैसे E1 E2 E3 E4 E5 E7 E8 पता नहीं कहाँ तक है, आई डोंट नो। मैं E6 में रहती हूँ। उसके बाद E6 में मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे घर का क्या नंबर है। फिर मेरे घर पे जब तुम आओगे और घंटी बजाओगे तो मैं पूरे घर में थोड़ी बिखरी पड़ी रहूंगी पानी की तरह। भाई मैं एक सॉलिड आइडेंटिटी हूँ, मैं किसी कमरे में होंगी। सही बात है कि नहीं? यस मैम। वैसे ही जब आप एटम के अंदर झांकते हो तो 10th क्लास तक तुमने जो पढ़ा है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, और जो तुमने पढ़ा है उस पर तुम्हें आज हंसी आएगी कि अच्छा ये हमने ये पढ़ा था, हम तो बुद्धू बन गए 10th क्लास तक। तुमने ये पढ़ा है कि न्यूक्लियस में एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तुमने ये पढ़ा है? यस मैम। ये पढ़ा है ना? यस मैम। आज तुम्हें ये पता चलेगा कि ये गलत है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये तो सही है, पर इलेक्ट्रॉन शेल में है, ये बात भी सही है, पर वो शेल में घूमता है, ये बात गलत है। ये हम साबित करेंगे और फिर समझेंगे क्वांटम नंबर क्या होते हैं। देखो बेटा, क्वांटम नंबर शुरू। हाँ बोलो। ओरिएंटेशन कर दीजिए, लैपटॉप पर काम है। ओके ओके, हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट। अब ठीक है? यस मैम, थैंक यू। ओके, हाँ तो मुझे याद बता दिया करो यार, मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, देखो हम क्वांटम नंबर शुरू करें इससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगी जो तुम्हें समझने में आसानी होगी कि क्वांटम नंबर पैदा कैसे हो। पहले तो हम ये पढ़ेंगे ना कि भाई ये कहाँ से आए, व्हाट इज द सोर्स। जब हम सोर्स समझ लेंगे तब हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सोर्स देखो क्या है, पहली क्लास याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि एटम को पहले कोई नहीं जानता था। जब डेल्टन ने थ्योरी दी थी तो लोगों को लगता था कि मैटर के अंदर सबसे छोटी चीज एटम है। यही डिस्कस किया था हमने पहली क्लास में। यस मैम। अरे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी। यस मैम। देखो मैं तुम्हें पिछली क्लास याद दिलाती हूँ, उसके बिना आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। सबसे पहला शब्द जो केमिस्ट्री में आता है वो है मैटर, जिसके बारे में तुमने पहली क्लास में कहा था एनीथिंग व्हिच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फिर मैटर के बारे में बात किसने? जॉन डेल्टन ने। याद है ना, जॉन डेल्टन ने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, तुमने 9th में पढ़ी। यस मैम। डेल्टन ने ये कहा कि मैटर के अंदर, जैसे मान लो इतना बड़ा मैटर है तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से एटम पाए जाते हैं, तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ऐसा किसने कहा था? जॉन डेल्टन ने कहा। और जब इन्होंने एटम का नाम लिया, तो मैंने तुमसे पहले भी बताया था कि पूरी दुनिया में उस समय जितने साइंटिस्ट केमिस्ट्री में काम कर रहे थे, जितने केमिस्ट थे, वो सारे पीछे पड़ गए कि अब एटम अंदर से कैसा है। और ये जानने के सीक्वेंस में ही फिर इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूक्लियस की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ये सब मैंने तुम्हें बताई थी इसकी हायरार्की कि पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूक्लियस, फिर न्यूट्रॉन लास्ट। ये सब बताया था ना? हाँ मैम। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो भाई जब तुम घर में कोई सामान खरीद के लाते हो तो उसकी लोकेशन डिसाइड होती है ना कि इसको कहाँ रखें, इसको हॉल में रखें कि बेडरूम में रखें कि भैया ये किचन में रखने की चीज है ना। तो वैसे ही जैसे ही इनको पता चलता गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पहले तो ये दोनों चीजें डिस्कवर हुई, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, पहला मॉडल आ गया था एटम का, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो ये कहता था कि भैया, जो भी कहता था वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, तुम्हें पता है तरबूजे जैसा होता है, रेड पार्ट प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उसमें
सीड जो पड़े हैं वो काले काले जो बीज होते हैं तरबूजे के, वो इलेक्ट्रॉन्स है, यही कहा था थॉमसन ने। यस मैम। हाँ मैम। फिर थॉमसन का मॉडल गलत साबित हो गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, एक्चुअली रदरफोर्ड आए थे फिर थॉमसन के बाद, ये हायरार्की है याद रखना। थॉमसन मॉडल देने के बाद, थॉमसन मॉडल कब आया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद आया, जिसमें सिर्फ थॉमसन ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है और प्रोटॉन कहाँ है। एक इमेजिनेशन थी, वो देख कुछ नहीं पाए थे। उनको लगता था कि भैया क्या है, जैसे तरबूजे में रेड पार्ट होता है ना जो अपन खाते हैं, वो प्रोटॉन है, ऐसे प्रोटॉन का सी जैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे तैर रहे हैं जैसे तरबूजे में बीज भरे होते वैसे। फिर रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कर डाला, ये भी तुमने 9th में पढ़ा है। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड न्यूक्लियस थोड़ी ढूंढ रहे थे, वो तो ये ढूंढ रहे थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा और क्या होता है। तो बाई चांस इनको न्यूक्लियस मिल गया था, और फिर इन्होंने कहा कि ये प्रोटॉन जैसा कि थॉमसन कह रहे हैं वैसा पूरे में फैला नहीं है, और प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन घुसे हुए नहीं है। एटम के अंदर कोई सेंटर में जगह है जिसमें प्रोटॉन बैठे हैं, वो ऐसे फैले थोड़ी है पूरे में, वो कहीं एक जगह सेंटर में, एटम के सेंटर में है। ये बात रदरफोर्ड ने कही थी, ये आज तक सही है बेटा। ये रदरफोर्ड ने कहा था कि प्रोटॉन पॉजिटिव, देखो P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव पाया जाता है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये बात आज तक सही है। फिर देखो रदरफोर्ड ने एक और बात बोली थी कि रदरफोर्ड के हिसाब से पता है क्या होता था, प्रोटॉन तो चलो सेंटर में है, इनने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। अब इसको कैसे समझेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था। आज की क्लास और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटर रिलेटेड है। तो इस क्लास की मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रही हूँ, अगली क्लास के पहले इसकी रिकॉर्डिंग 2 बार सुन के क्लास अटेंड करोगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मुझे लगता नहीं तुम्हें कहीं फ्लॉज है, क्योंकि थॉमसन मॉडल तुम्हें पता है, रदरफोर्ड भी तुम्हें पता है, बट तुम्हें इसको कोरिलेट करके अभी तक किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा। ये सब जुड़े हुए हैं। इनने जो बात कही उसको इन्होंने गलत कहा, इन्होंने कहा नहीं नहीं तुम जैसा कह रहे हो वैसा थोड़ी होता है। फिर रदरफोर्ड ने क्या कह दिया, देखो रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता था। रदरफोर्ड ने कहा कि सेंटर में बैठा हुआ है न्यूक्लियस नाम की कोई चीज, और इस न्यूक्लियस के बीच में रहता है प्लस चार्ज। ऐसे फैला थोड़ी है जैसे थॉमसन बोल रहा है कि तरबूजे का रेड पार्ट जो है वो प्रोटॉन है, तो तरबूजे में तो रेड पार्ट पूरे में फैला हुआ रहता है, तो ऐसे फैला हुआ नहीं है। रदरफोर्ड ने कहा कि फैला नहीं है तरबूजे में रेड पार्ट की तरह, वो तो कहीं सेंटर में बैठा है छोटा सा। समझ में आया? यस मैम। तो इनकी ये बात आज तक सही है, लेकिन इनने जो दूसरी बात कही कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे, ये बिल्कुल ऐसा है। मैं इसके लिए तुम्हें एक रफ डायग्राम बना के बताती हूँ कि मान लो कि तुम्हारी क्लास है, ठीक, क्लास में अब तो स्कूल जा नहीं रहे हो, पर मान लो कि हमारी ये क्लास है और हम स्कूल गए हैं। मान लो कि तुम्हारा जो टीचर है, ये रहा टीचर, वो बीच में खड़ा है और उसके पैरों के नीचे पूरे में चटाई बिछी हुई। क्या बिछी हुई? एक मैट बिछा हुआ है। मैट, मैट समझते हो क्या होता है? चटाई। यस मैम। पूरा जितना बड़ा क्लासरूम है उतनी चटाई बिछी हुई। अभी तो बेंचेस लगी होती ना, पहले के जमाने में टाट पट्टी बिछती थी, बहुत पुराने जमाने में। तो तुम ये समझ लो कि चटाई बिछी हुई है, क्योंकि तुम्हें टाट पट्टी पता हो ना हो पता हो तो तुम दरी समझ सकते हो या चटाई समझ सकते हो बेटा। तो रदरफोर्ड को क्या कहना था? रदरफोर्ड कहते हैं कि प्रोटॉन तो ऐसे सेंटर में खड़ा है, जैसे मान लो तुम्हारा टीचर सेंटर में खड़ा है, टीचर एक ही होता है तो वो बीचों बीच खड़ा है, और फिर बच्चे आ रहे हैं क्लास में और जिसका जहां मन कर रहा है वो वहां बैठ रहा है, क्योंकि चटाई बिछी, कोई बेंचेस थोड़ी लगी, जहां वहां फैल जाओ। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. मान लो कि मैं तुम्हें बुलाऊं और मेरे घर में कोई चेयर नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, कोई टेबल नहीं है, मैंने चटाई बिछा रखी है, तो चटाई पे तो तुम कहीं भी बैठ जाओगे ना जहां तुम्हारा मन करेगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो मैं अभी बोल वो कहीं किताब में नहीं लिखा है। गौरवेंद्र, आर यू गेटिंग? Getting, ma'am. एंड श्रेया, हाउ अबाउट यू? यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ये जो मैंने समझा है इतने सालों में, ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि रदरफोर्ड को ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे चटाई बिछी हो एटम के चारों तरफ, सॉरी न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ये चटाई जैसा सिस्टम है कि चटाई पे तो कहीं भी बैठा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी पड़ा है तो न्यूक्लियस सेंटर में है, ये बात तो सही है, पर इलेक्ट्रॉन ऐसे चटाई जैसे सिस्टम पे पड़ा हुआ है, ये बात गलत है। ये किसने बताया? बोर ने। तीसरे साइंटिस्ट आए, बोर मॉडल, उन्हें
इनके बारे में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था, वो दैट इज येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सेकंड चैप्टर, हमारा फोर्थ चैप्टर, हमारे 13th और 12th चैप्टर ये काफी लंबे चलेंगे। इनको पढ़ाने के लिए काफी सारी क्लासेस लगेंगी, बाकी तो थोड़े छोटे छोटे, और इनमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो जो बोर मॉडल है बेटा, बोर ने कहा कि नहीं, रदरफोर्ड जो कह रहे हैं कि ऐसा चटाई जैसा बिछा है, ऐसा थोड़ी बिछा होता है। हमारे पास तो क्या है कि ये बात तो सही है कि न्यूक्लियस सेंटर में है, लेकिन जैसे टीचर को तुम क्लास में सेंटर में खड़ा कर दो तो तुम्हारी क्लास में क्या लगी होती है? बेंचेस लगी होती है। बेंचेस लगी है कि नहीं लगी है? यस मैम। तो तुम जब क्लास में घुसते हो तो तुम बेंच पे बैठते हो कि जमीन में बैठ जाते हो? बेंच पे। बेंच पे बैठते हो। क्यों जमीन में नहीं बैठ जाते? दो बेंच के बीच में बहुत सारी जगह है, यहाँ भी दो के बीच में बहुत सारी जगह है, तो बेंच पे ही क्यों बैठते हो? अब ये बताओ। क्योंकि बेंच प्रोवाइड की होती है। की गई है ना। चटाई बिछी होती तो तुम कहीं भी बैठ जाते। सही बात है कि नहीं? अगर चटाई बिछी होती तो हो सकता है तुम यहाँ ले बैठ जाते, हो सकता है तुम मैडम तुमको अच्छी लगती हैं, तुमको उनका सब्जेक्ट पसंद है, तो तुम मैडम के बाजू में बैठ जाते कि भैया मुझे बढ़िया से सुनाई देना चाहिए, या फिर हो सकता है तुम यहाँ बैठ जाते। लेकिन अगर बेंच लगी है तो तुम बेंच पे ही बैठोगे, जमीन में तो नहीं बैठोगे ना। यस मैम। मेरे घर आए और मैंने 4 कुर्सी रख रखी है, तो तुम कुर्सियों पे ही बैठोगे ना, जमीन में तो लेट नहीं जाओगे कि हाँ चलो मैं जमीन में बैठ जाता हूँ। तो रदरफोर्ड ने ये बोला कि ये कोई चटाई सिस्टम नहीं है कि इलेक्ट्रॉन चटाई पे कहीं भी पड़ा हुआ है। भाई प्रॉपर बेंचेस हैं, जैसे हमारी क्लास में बेंचेस होती है, और इन्हीं को शेल बोलते हैं बेटा। कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? जैसे बच्चा क्लास में जमीन में पड़ा हुआ नहीं पाया जाएगा, दो बेंचेस के बीच में नहीं बैठ जाएगा। बच्चे को बाय डिफॉल्ट पता है। क्या टीचर बताती है कि भैया तुम इस बेंच पे बैठो? हाँ, कई बार ऐसा होता है, वो बोलती है पहली बेंच पे बैठो, तुम पीछे क्यों बैठे हो, आगे आ जाओ, ये बोलती है। लेकिन ये कभी नहीं बोलती पनिशमेंट दे रही है तो बात अलग है। नहीं तुम कहो तो मैडम हम तो बहुत स्कूल में जमीन में बैठे हैं, हमको तो मैडम रोज बिठा देती। दैट इज एक्सेप्शनल केस ना। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तुम्हें टेबल पे ही बैठना होता है कि नहीं होता है? यस मैम। ये टेबल लगी इसीलिए है कि बच्चा आएगा तो उसमें बैठेगा। तो मैंने आपकी क्लास एटम कहा है, मैंने आपकी टीचर को न्यूक्लियस कहा है, यस मैम। और मैंने आपकी बेंचेस को शेल कहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि मैं कोई और एग्जांपल बनाऊं? यस मैम मैम। पर शेल तो गोल होती है। हाँ, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला यस मैम। है ना। शेल्स गोल होती हैं, Yes, बिल्कुल सही है। और अभी जैसे जैसे ये खुलेगा ना, वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बिल्ड होगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहती थी कि जैसे बच्चा कहीं भी नहीं बैठ जाता क्योंकि बेंच लगी है तो बेंच पर ही बैठता है, वैसे ही Yes, बेटा रदरफोर्ड को लगता था इलेक्ट्रॉन कहीं भी पड़ा है। यानी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के समय तक शेल्स का अता पता नहीं था। पहली बार शेल के बारे में बताया बोर ने कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे शेल्स पाई जाती हैं, जैसे अपनी क्लास में बेंचेस पाई जाती हैं। तो जैसे बच्चा सिर्फ बेंच पे बैठता है, वो जमीन में नहीं बैठता, दो बेंचेस के बीच में लेट नहीं जाता, वो बेंच पे ही बैठता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ शेल के अंदर ही पाया जाता है। अब आई बात समझ? अगर ये पहली शेल Yes, है, ये ma'am. दूसरी शेल है, इलेक्ट्रॉन इनके बीच में नहीं पाया जाएगा, वो शेल के अंदर ही पाया जाएगा। Yes, क्या तुम्हें ma'am. मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. तुमने 10th में शेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पर तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा कि शेल नाम का वर्ड बोर ने दिया था। तो तीसरा Yes, अटेम्प्ट था। देखो थॉमसन आए, थॉमसन ने कुछ कुछ बोला, फिर रदरफोर्ड आए, उनकी एक बात सही थी कि न्यूक्लियस बीच में है, उसमें प्रोटॉन भरे हैं, पर उनकी दूसरी बात की इलेक्ट्रॉन कहीं भी पड़ा हुआ है, वो गलत थी। वो उसको गलत सही है। किया बोर ने कहा कि भैया तुम्हारा न्यूक्लियस वाला कॉन्सेप्ट तो सही है, लेकिन तुम्हारा ना ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी पड़ा है, चटाई सिस्टम नहीं है एटम के अंदर। एटम जो है हाईली सिविलाइज्ड है, उसके अंदर बेंचेस लगी हुई हैं, प्रॉपर कुर्सियां लगी हुई हैं, इलेक्ट्रॉन कुर्सियों में बैठा, उन कुर्सियों को उन्होंने शेल्स कहा। आ गई तुम्हें बात समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। अब तुम सोचो कि मुझे तुम्हें क्वांटम नंबर पढ़ाने के लिए पूरा चैप्टर, यही पूरा चैप्टर है बेटा, ये थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन इस चैप्टर की। समझ में आया? इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तो ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट थे थॉमसन, जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करी, जिसको हम Yes, पढ़ते हैं ma'am. क्योंकि भैया किसी ने तो पहली बार सोचा कि एटम अंदर से कैसा दिखता है।
और इसकी चीजें कैसी जमाई हुई हैं। फिर रदरफोर्ड का आया दूसरा मॉडल, फिर तीसरा मॉडल आया बोर का, जो बहुत एक्सेप्टेड है क्योंकि इन्होंने शेल्स के बारे में बताया। लेकिन फिर आए दो लोग और, चैन थोड़ी था इन लोगों को, है ना, खुद जिए ना हमें जीने देते हैं, डी ब्रॉगली एंड हीजनबर्ग। अपन को एक टॉपिक और इस चैप्टर में बाद में पढ़ना रहेगा, हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, बाद में पढ़ाऊंगी क्योंकि टॉपिक दूसरा चल रहा है, पर ये अंकल भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो डी ब्रॉगली और हीजनबर्ग का क्या कहना था कि तुम लोग जो कह रहे हो ना ऊपर वाले, सब बकवास है, सब गलत है। शेल्स वाला कॉन्सेप्ट बोर का सही था, रदरफोर्ड का न्यूक्लियस वाला कि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली प्रोटॉन भरा, ये भी सही था। पर डी ब्रॉगली और हीजनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव जैसा है, इलेक्ट्रॉन इज लाइक वेव, इलेक्ट्रॉन इज लाइक वेव, यानी इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वो कुछ ऐसा ऐसा चलता है। वेव कैसे चलती है, उसमें एक बम्प आता है, एक डिप्रेशन आता है, यानी जिसे तुम ट्रफ और क्रस्ट बोलते हो। तुमने फिजिक्स में वेव पढ़ा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. मैग्नेटिक वेव पढ़ा है। यस मैम। Yes, ma'am. तो डी ब्रॉगली और हिजनबर्ग ने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन कोई सामान नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है, समझ गए? तो वेव तो ऐसी ऐसी चलती है, तो वो गोल गोल कैसे घूम रही भाई, गड़बड़ बोल रहे हो तुम तो इन्होंने, ये चौथे लोग थे, इन्होंने जो मॉडल दिया एटम का उसका नाम था, श्रेया समझ में आ रहा है बेटा? हाँ मैम। इन्होंने जो मॉडल दिया उसका नाम था वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि इनको लगता था कि एटम तो वेव, एटम नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स तो वेव जैसे हैं। फिर Yes, ma'am. इसी मॉडल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहा जाता है। देखो बेटा, क्वांटम नंबर पढ़ना है और वहां तक पहुंचने के लिए, और तुम्हें डाउट ना हो कि क्वांटम नंबर कहाँ से पैदा हो गए, मैंने बिल्कुल जीरो से स्टोरी शुरू करी। तो इस वेव मैकेनिकल मॉडल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहा जाता है, दो नाम है इसके, ठीक। अब देखो, तुम्हें फिजिक्स पढ़ी है ढंग से तो पता होगा कि अगर कोई चीज वेव जैसी है तो हर वेव की एक इक्वेशन भी होती है कि नहीं होती? यस हाँ मैम। मैम। तो फिर आए एक और अंकल जिनका नाम था स्क्रोडिंजर। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन दे दी। ही गेव वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है कि हु गेव वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, तो उनका नाम था स्क्रोडिंजर, ठीक है? डेंजर की डेंजर स्क्रोडिंजर, DINGER, स्क्रोडिंजर, ठीक है? डेंजर नहीं है, डिंजर है, DA, डेंजर में DA होता है, यहाँ DI है, ठीक है? क्या क्या तो नाम है तो इन लोगों के। तो स्क्रोडिंजर, इन्होंने इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दी और इन्होंने पहली बार बताया कि जो तुम इतने सालों से चिल्ला रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते हो भाई। कोई चीज जब कंटिन्यू कर रही है तो वो तो, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, वो कंटिन्यू दौड़ लगा रहा है एक रास्ते पे, कंटिन्यू दौड़ रहा है, तो भाई पहले सेकंड में वो यहाँ होगा, दूसरे सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा, तीसरे, मतलब उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी ना। यस मैम। तो तुम इसकी फिक्स्ड लोकेशन नहीं बता सकते क्योंकि वो खड़ा नहीं है ना, स्टेशनरी नहीं है। अगर मैं कहीं खड़ी हो जाऊं, या जैसे ये बच्चा इस पॉइंट पे खड़ा हो जाए, तो तुम कहते हो वो देखो वो खड़ा है, लेकिन ये तो परमानेंट दौड़ लगा रहा है ना। यस। ये दौड़ रहा है तो क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, हर मोमेंट इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। मेरी बात समझ रहे हो? यस मैम। स्क्रोडिंजर ने कहा कि भैया तुम इलेक्ट्रॉन की ना स्पेसिफिक पोजीशन बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेव जैसा है, तुम देखने जाओगे तो अभी यहाँ है, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, वो तो भाग रहा है कंटिन्यू, तुम कैसे बताओगे कि वो कहाँ है? तो इन्होंने कहा कि आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, आप उसकी प्रोबेबिलिटी वेव बना सकते हो। प्रोबेबिलिटी मैथ्स में पढ़ते हो ना, एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा कि टेल, प्रोबेबिलिटी 50-50, 1/2 पढ़ा है ना मैथ्स में? यस मैम। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। आप कोई काम कर रहे हो तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। Yes, ma'am. संभावना कहते हैं हिंदी में, तो हम कहते हैं ना भाई ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो दिस इज पॉसिबल और नॉट, तो इफ इट इज प्रोबेबल देन इट इज पॉसिबल। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो इनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, हाँ प्रोबेबिलिटी है कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। समझ आया? Yeah. तो इन्होंने Yes, ma'am. कहा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है ना वो प्रोबेबिलिटी वेव से मिले, और फिर इन्होंने एक इक्वेशन दे डाली बड़ी डेंजरस सी, जो फिजिक्स में आती है। फिजिक्स वाली मैडम से पूछना, अपने को सिर्फ इक्वेशन है सिलेबस में, और इसका डेरिवेशन नहीं है, ये कहाँ से आई ये नहीं है, सिर्फ ये है कि स्क्रोडिंजर ने दी। ये इक्वेशन है डी स्क्वायर साई अपॉन, मैं समझा दूंगी इक्वेशन का क्या मतलब है, डेरिवेशन नहीं आता मुझे क्योंकि फिजिक्स में है। और ये इक्वेशन स्क्रोडिंजर ने दी थी इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर समझाने के लिए। बेटा ये बहुत अच्छे से पढ़ लो, जब तुम 12th में जाओगे ना नेक्स्ट ईयर, फिजिक्स में एक चैप्टर है एटम एंड न्यूक्लियाई, वो पूरा का पूरा यही है। और फिजिक्स वालों को केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है तो वो तरीके से पढ़ाते नहीं है, तो ये चैप्टर जो तुम पढ़ रहे हो ना ये तुम्हें अगले साल फिजिक्स में काम आएगा, तो तरीके से पढ़ना। तो स्क्रोडिंजर ने जो वेव इक्वेशन दी थी वो ये थी इक्वेशन, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, लिखते जाना मैं क्या लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर फिर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये एक्स वाई जेड क्या होता है? एक्सेस होती है ना, ओके एक्सेस होती है ना बेटा एक्स वाई जेड पेपर के प्लेन पे। 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। बड़ी छोटी सी इक्वेशन है जो तुम्हें दिख रही है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी। अब इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि E फॉर एनर्जी, V फॉर पोटेंशियल एनर्जी, E का मतलब है टोटल एनर्जी, E का मतलब है टोटल एनर्जी, V का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। भाई फिजिक्स क्या कहती है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एनीथिंग इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना? Yes, ma'am. और टोटल एनर्जी की बात क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो मूव कर रहा है, एनर्जी ड्यू टू मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। से यस और नो? Yes, ma'am. तो ई टोटल एनर्जी है, V पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो साई स्क्वायर है, कई बार बेटा इसमें पूछते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन में साई स्क्वायर क्या है। यहाँ तो हर जगह साई लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई साई स्क्वायर दे दे तो ये क्या होता है? तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। कि अभी ये बात तुम्हें समझ में कम आई होगी, अभी जब मैं और आगे बोलूंगी तो क्लियर हो जाएगी। अभी जितना मैंने पढ़ाया है इससे तुम्हें सिर्फ एक बात समझ में आनी चाहिए थी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में सब जानने की कोशिश कर रहे थे, और उस कोशिश में डी ब्रोगली और हिजनबर्ग ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन तो वेव जैसा है। तो इसको साबित करने के लिए स्क्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दे डाली, बस इतना समझ में आया, जो कि ये, ठीक है? मैं 2 में लिख लूँ तो बेटा। मम्मी न्यूमेरिकल्स क्या? में आती है क्या इक्वेशन, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं? नहीं आती है, केमिस्ट्री का हिस्सा है ही नहीं। इस इक्वेशन से मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए मैंने ये लिख के बताई है। यूजुअली तो मैं ये पढ़ाती भी नहीं हूँ, पर एक्चुअली क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई स्क्रोडिंजर ने कोई इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दी थी, तो ये इसका डेरिवेशन शायद फिजिक्स में है, जहां तक मुझे पता है। हमें सिर्फ कुछ पता होना है जो मैं अभी बता रही हूँ। स्क्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन कहते हैं या प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन कहते हैं। अब देखो इसमें जो ये एक्स वाई जेड लिखा है और इस इक्वेशन का क्या मतलब है, तुम्हें नहीं समझ में आया होगा तो वो मैं बता रही हूँ। ये जो एक्स वाई जेड लिखे हैं उस इक्वेशन में बेटा, ये एक्सेस है। ये कहना चाहते थे इस इक्वेशन की मदद से कि इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी एक्सेस में हो सकता है। समझ आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D में घूम रहा है, ऐसा नहीं पेपर के प्लेन में गोल गोल में घूम रहा है। आ रही है तुम्हें बात समझ? डिग्री। हाँ 360 डिग्री मूवमेंट हो। भाई देखो एटम क्या है? एटम एक फुटबॉल की तरह है, और फुटबॉल के सेंटर में न्यूक्लियस है। समझ आया? यस मैम। तो तुम सोचो कि फुटबॉल का जो सरकमफेरेंस है उस पर तुम एक और बॉल लगा लो और उसको इलेक्ट्रॉन मान लो और उसको घुमाओ, तो घुमा सकते हो ना चारों तरफ 3D में।
यस मैम। श्रेया, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है? हाँ मैम, आ गई। पक्का आ गई है? पक्का। ठीक है। तो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है जिनमें किसी भी एक्सिस में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कितनी मजे की बात है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अगर तुम खोजना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना चाहते हो, तो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, जेड एक्सिस पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब तुम्हें चाहिए 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, क्योंकि 3 एक्सेस होती हैं और ये 3 वेरिएबल्स ही तीनों डायमेंशंस को बता रहे हैं, क्योंकि 3D में 3 डायमेंशंस होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई है? यस यस मैम। आ गई। और फिर श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, जो कि हमें नहीं सॉल्व करना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और इन्होंने जो है ये बताया कि ये तीनों वेरिएबल्स अगर आपको मालूम हो तो आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता है। और बेटा जी, ये बात अगर आपको कम समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब आप ये तीनों वेरिएबल पढ़ लोगे और फिर इनके क्वेश्चंस कर लोगे तो तुम खुद, तुमसे कोई भी पूछेगा किसी एटम का ये वाला इलेक्ट्रॉन, उसका एड्रेस बताओ, तुम बिल्कुल फट से बता लोगे, तुम्हें हर चीज क्लियर हो जाएगी, हर चीज। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद तुम्हें 2 फायदे होंगे। क्वांटम नंबर तो आ ही जाएगा, जो तुमने कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस किया है ना, उसके भी तुम धज्जियां उड़ा दोगे, उसकी भी एक एक बात तुम्हें समझ में आ जाएगी, जो अभी तुम सिर्फ गेस कर रहे होंगे शायद। तो ये 3 वेरिएबल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस डिफाइन करते हैं और इन्हीं 3 वेरिएबल्स को उन्हें क्वांटम नंबर कहा। अब आया हमारा टॉपिक का नाम इतनी देर बाद। तो तुम्हें समझ में आया क्वांटम नंबर कैसे पैदा हुए? यस मैम। तो क्वांटम नंबर कितने होते हैं अगर कोई पूछता है तो 3 तो स्क्रोडिंजर की इक्वेशन से आ गए थे यस मैम। और एक और होता है चौथा, 4th वन। वो चौथा स्पिन क्वांटम नंबर है। क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। इन तीनों के नाम मैंने आपको नहीं बताए हैं, अभी अगले पन्ने में मैं क्लियरली बताऊंगी, पर चौथा वाला सबसे आसान है तो मैं ये सबसे पहले पढ़ा दूंगी। अब देखो, यहाँ से तुम्हारा टॉपिक चालू होता है क्वांटम नंबर। अब तुम्हें पता चल गया क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ बैठा है, और बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। तुम याद करो, मैंने तुम्हें पिछली किसी क्लास में कुछ ऐसा बताया था कि तुम 10th तक जानते थे कि इलेक्ट्रॉन शेल में घूमता है, ऐसा ही जानते थे ना? यस मैम। तुम आज समझ पाओगे कि शेल के अंदर होती है सब शेल। एक दिन बताया था ना, शेल के अंदर सब शेल होती है। जैसे तुमने शेल Yes, लिखी के, तो इसके अंदर सब शेल होगी 1s। सब शेल के अंदर ऑर्बिट। यस, इसके अंदर ऑर्बिटल होगा, तो 1s का ऑर्बिटल, हमने एक ऑर्बिटल बनाया। क्लियर है? फिर हमने पढ़ी थी अगली शेल आती एल शेल, उसके अंदर कौन सी सब शेल्स है? 2s और 2p। फिर इनके अंदर 2s के अंदर एक ऑर्बिटल और 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। है ना? तो ये समझ लो, शेल के अंदर होती है सब शेल और सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। इसको कैसे समझ? और ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। फिर से रिपीट करो, एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अगर तुम्हें कोई बोलता है कि ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल एटम के अंदर वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। समझ आया? Yes, देखो, इसको मैं समझाती हूँ। ये है पूरा का पूरा भोपाल। इस भोपाल में ये मेरा घर है, समझ गए? घर के। और हाँ, या ये कह लो कि इस पूरे भोपाल में ये मेरी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में ये मेरा घर है और इस घर में ये मेरा कमरा है और इस कमरे में ही मुझे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सही समझ Yes, गए ma'am. बात को? यस मैम। गवर्नमेंट एंड श्रिया, यस मैम। यस मैम। जैसे मुझसे तुम पूछो, मुझसे श्रिया पूछेगी मैम आप कहाँ रहती हो, तो मैं कहूंगी मैं भोपाल में रहती हूँ। तो मैं भोपाल में रहती हूँ तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहता है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसे मेरे घर आना, मैडम कौन सी कॉलोनी यानी कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है। फिर पूछेगी मैडम आपके घर का नंबर क्या है, सब शेल। फिर मैडम आपके घर के बाहर खड़ी हूँ, आप कौन से कमरे में हो, या वो मेरे घर आ गई तो पूछेगी अब मेरे घर में एक ही कमरा थोड़ी है,
तो वैसे ही ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल थोड़ी, बहुत सारे ऑर्बिटल है। तो तुम्हें मेरी बात समझ में आई? एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर पड़ा होता है इलेक्ट्रॉन। क्या Yes, बात ma'am. समझ में आई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जब तुम क्वांटम नंबर सीख लोगे ना, तो तुम कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, कौन सी ऑर्बिटल में है, ओरल निकाल लोगे। बहुत easy है। चलो देखो, मैंने तुमसे कहा था स्क्रोडिंजर ने जो 3 वेरिएबल्स दिए थे, अपनी इक्वेशन सॉल्व करी थी ना, उसकी इक्वेशन में अभी तुम Yes, पढ़ के ma'am. आए, डिनोमिनेटर में लिखा था dx², फिर एक जगह लिखा था dy² प्लस एक जगह लिखा था dz²। तो इस Yes, x, sir. y और z सॉल्व करके इन्होंने 3 वेरिएबल्स दिए। तो पहले 3 क्वांटम नंबर इन्हीं 3 वेरिएबल्स से बने बेटा। और ये 3 क्वांटम नंबर कौन से थे बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। पहले क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। किससे डिनोट करते हैं? Small n से। इसका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर आता है, अभी मैं कैलकुलेशन बाद में समझाऊंगी, अभी तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ। फिर पहला क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट होगा, उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर l से रिप्रेजेंट होगा, इसका नाम होता है एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको बेटा सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है, आगे बता दूंगी। एक तीसरा क्वांटम नंबर है जिसको m, स्मॉल m, और इसके पैर के पास सबस्क्रिप्ट में लिखना है स्मॉल l, ml। कई जगह इसको सिर्फ m भी लिखा है, पर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ml है। इसका मतलब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मान लो कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनाऊं, तो मैं इसी सेक्शन से पहला क्वेश्चन बना सकती हूँ। मैं क्वेश्चन क्या बना सकती हूँ? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स वर नॉट ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग स्क्रोडिंजर इक्वेशन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर? Spin. जवाब बोलो बेटा। Spin quantum number. वेरी गुड। तीनों को ये सवाल समझ में आया है? श्रेया, श्रेया, हाँ मैम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों इन 3 वेरिएबल्स से आए जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन से निकला था। और ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है इंडिपेंडेंट था, और ये सबसे आसान है, इसी को सबसे पहले सिखाती हूँ बेटा जी। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है और बहुत इजी है। ये भी इन देखो, ये वाला बहुत इजी है, पहला वाला, और आखिरी वाला बहुत इजी है। इन दोनों के लिए तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बिल्कुल छोटा छोटा सा फॉर्मूला। अगर वो फॉर्मूला आ गया तो तुम कर लोगे। मैं 4-5 सवाल करवाऊंगी, 4-5 से ज्यादा नहीं लगेगा, उतने में तो तुम मास्टर हो जाओ। 3-4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें अपने को टाइम लगेगा, पेशेंस रखना, आ जाएगा। अभी तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले। बेटा कोई डाउट है? No, ma'am. नो। बोलो भाई गौरवेंद्र। मैम एक जनरल डाउट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हाँ, करते हैं, पूछो। रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पे। पहले जब कहा गया तो कहा गया था कि जैसे अर्थ मूव करती है, अर्थ का मूवमेंट पढ़ा है ना, रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों है। वो सूरज के भी चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपनी एक्सिस पे भी घूमती है ना? बिल्कुल Yes, सेम मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का बताया गया है, लेकिन बाद में ये सारी बातें गलत साबित हो गई। इलेक्ट्रॉन कहीं घूम नहीं रहा होता है बेटा, वो तो ऑर्बिटल के अंदर पड़ा होता है। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे जैसे ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा ना, तुम्हें इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी जो तुम्हें आज तक पता ही नहीं थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि तुमको मैंने नहीं पढ़ाया पिछले साल, बट अभी तुम सही जगह पे हो। आई होप तुमको मैंने एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा पढ़ाया है। मैं मतलब एनसीईआरटी 11th वालों को तो पढ़ाती नहीं हूँ, मैं 12th में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो मोर देन इनफ है। इनफ, उससे आगे दुनिया है ही नहीं। और 11th की एनसीईआरटी, छोटा सा बच्चा तुम्हारे जैसा मासूम, उसको एनसीईआरटी पकड़ा देते हैं और सोचते हैं कि एनसीईआरटी समझ में, कैसे समझ में आएगी यार? हमको समझने में कितने साल लगे। एनसीईआरटी इतनी वाहियात किताब है, मतलब वो बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से बेस्ट है, पर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ना उसमें ढीला है। वो पहले पैराग्राफ में कहेगा एक शहर में एक राजा था, ठीक है भाई, समझ गए? अगले में कहेगा एक लड़की पानी भरने जा रही थी। अरे भाई क्या कोरिलेशन है?
अभी तो तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो फिर भी थोड़ा ठीक है, सीक्वेंशियल ही है बुक। बायो पढ़ते अगर तुम पागल हो जाते भाई। बायो में ऐसे चैप्टर्स हैं कि चैप्टर में जो आखिरी टॉपिक है ना वो पहला मेरे को बोल दिया एनसीईआरटी छापो तो मैं वापस से छापूं। मतलब टीचर ही समझ सकता है, बच्चा उसको पढ़ के एनालाइज नहीं कर सकता। फिर वो क्या करता है, वो चला जाता है बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों की शरण में। देखो देखते तो वो बीपी मतलब ये देखो ये रही केमिस्ट्री की 11th क्लास की किताब, कितनी वो पतली कौन सी है, किताब है? जितना तुम्हारा कौन सी किताब है? ये कॉम्प्रिहेंसिव है। और बिल्कुल खरीदना ही मत कोई रिफ्रेशर अगर तुम अपना भला चाहते हो 11th। तुमको ज्यादा मन करेगा कोई टॉपिक बहुत रिफ्रेशर से पढ़ने का, मुझे बोल देना। जो लोग लोकेलाइट है वो तो मुझसे बुक ले भी सकते हैं और बाद में रिटर्न कर सकते हैं अगर रिफ्रेशर चाहिए तो। और श्रिया तुम्हें भी मैं यही बोलूंगी कि भैया मेरा यूट्यूब चैनल पे जितना डाला हुआ है 11th के सेक्शन में और जितना मैं पढ़ा रही हूँ तुम इतना कर लो ना, इसके बाद तुम किसी किताब के ख्वाब देख। और तुमको ज्यादा पैसा खर्चा करने का शौक है तुम ले लो किताब, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और 12th में तो ले ही मत लेना एनसीईआरटी के अलावा कुछ। देखो मैं लॉजिक बताती हूँ क्या है। मैं 15 साल से बोर्ड की कॉपीज चेक कर रही हूँ और बोर्ड में हर टीचर को कॉपी चेक करने के लिए आंसर की मिलती है, प्रिंटेड आंसर की मिलती है कि ये सवाल अगर किया है तो इसका प्रोबेबल आंसर ये होना चाहिए। अभी तो तुम 12th में नहीं हो, तो अगर तुम होगे मेरे पास तो ये 12th के ऐसे, ये देखो ये बोर्ड के पेपर है 2018 का। ऐसे मैंने हर साल का पेपर लगा रखा है क्योंकि मैं बोर्ड का करेक्शन करने जाती हूँ हर साल। ये 19 का है, इस साल का तो पेपर हुआ नहीं। 20 का मैंने अभी प्रिंट लगा के निकाल के लगाया नहीं। इसमें लिखा हुआ है देखो, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मार्च 2019 मार्किंग स्कीम केमिस्ट्री सब्जेक्ट कोड 43, ये बोर्ड से मिलता है हम लोगों को चेकिंग करने के लिए। इसमें आंसर प्रिंट होता है, ये देखो आंसर प्रिंट है, सामने लिखा है इतना लिखा है तो इतने नंबर दे दो, ये वाली स्टेप करिए तो 1 नंबर दे दो, इतना लिखा है तो 1 नंबर दे दो, इतना लिखा है तो 1 नंबर दे दो। ये दिख रहा है, ये सब एनसीईआरटी के हिसाब से। और बच्चा पढ़ा रहता है, मैं फ्रेशर पढ़ता है। अब जब टीचर को एनसीईआरटी मिली है, अब मेरे जैसा टीचर हुआ जो 15 साल से अपना जो है इतनी किताबें पढ़ ली हैं कि अब मुझे पता है, मैं नेट पे भी सर्च कर लेती हूँ। मान लो कि एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए, बच्चा कोई चौथा लिख रहा है तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली तो मुझे वो चौथा पांचवा भी आता है। कई बार बच्चा 7वां 8वां एग्जाम्पल भी लिखता है, तो हो सकता है उसने कहीं नेट वेट से किसी टीचर ने पढ़ा दिया हो। तो मैं तो हूँ, तो मैं अपना टाइम निकाल के मैं सोचती हूँ यार एक कॉपी का 30 रुपए मिलता है, पर बेचारे बच्चे का भविष्य मैं नेट पे भी गूगल कर लेती हूँ कि यार कहीं ये सही ना हो और मैं काट के इसको अंडा दे दूं बेचारे को। तो मैं उसको नेट पे भी, पर मेरे जैसे थोड़ी होते हैं यार, सब काट भी देते हैं टीचर्स, इसीलिए कह रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ो। कई बार जो है ऐसे टीचर्स को भी चेकिंग आता है जो सिर्फ 2-3 साल हुए उनको पढ़ाते हुए, तो उनको इतना नॉलेज ही बिल्डअप नहीं हुआ है, तो वो कहाँ से तुमको जो है इस आंसर की के बाहर सोचेंगे। आ रही तुम्हें बात समझ में? भांति भांति के लोग होते हैं दुनिया में, इसलिए आपको क्या करना है 12th में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी। और बेटा मैं इस बात पर शर्त लगा सकती हूँ, तुम्हें मेरी बात नहीं भी अगर माननी है तो जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं यूट्यूब पे उनको जरा फॉलो करना और उनकी बातें सुनना कि वो क्या कहते हैं। अगर तुम नीट दे रहे हो या फिर तुम आईआईटी टारगेट करते हो या फिर तुम कोई भी दुनिया का फलाना ढिमकाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें जो 100% क्वेश्चन आते हैं उसका 97 से 98% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है और बच गया 2 और 3% के लिए। इसके लिए अगर तुम्हें जानती नहीं अपनी तो पहले तो तुम ये कोशिश करो ना कि 97 से 98% में मेरा कुछ भी गलत ना हो जो एनसीईआरटी से आ रहा है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. तो आपको एनसीईआरटी के बाहर सोचना ही नहीं। और मैं 11th में तुम्हें इतना डिटेल पढ़ा रही हूँ, अगर मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही होती हूँ बेटा ये चैप्टर मैं 3 बार पढ़ा चुकी हूँ। मेरे पढ़ाने के बाद तुम क्वांटम नंबर्स एनसीईआरटी में खोल के देखना, 2 पैराग्राफ लिखे मार्क। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 11th तुम मेरे हिसाब से पढ़ो जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, और कोई दुनिया का टीचर तुमको उससे बाहर का सवाल पूछ ले तो मुझसे कहना। एनसीईआरटी तो अपने को पढ़नी ही पढ़नी है, पर मेरी गाइडलाइन के हिसाब से। और 12th में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एक भी डिब्बा। बॉक्सेस बने होते हैं ना एनसीईआरटी में लाल पीले, अभी तुमने एनसीईआरटी खरीदी तो खोल के देखना, अजीब अजीब से डिब्बे बने हैं, कहीं यहाँ बना है कहीं इधर बना है, वो सारे डिब्बे अपने को पढ़ने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आता है। चलो आओ, तो फिर अपन कहाँ थे? क्वांटम नंबर बता दिए थे तुम्हें और एक मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया था, समझ में आया ना? यस मैम। तो देखो कहीं से भी कोई भी बनाने वाला क्वेश्चन बता सकता है और मुझे बिठा दे तो मैं तो हर टाइम। तो मैंने तुम्हें एक बता दिया, N फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L फॉर एजिमुथल, ML फॉर मैग्नेटिक और S फॉर स्पिन।
अब देखो बेटा, अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ये हम कैसे सीख पाएंगे? हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम तभी सीख पाएंगे। बट फिलहाल अभी हमें थोड़ी सी थ्योरी और पढ़नी है। जैसा कि हमने नहीं बोला था, डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव लाइक है। कैसा है? मुझे लगता है क्वेश्चन अगली क्लास में हम कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन वेव लाइक है ना? यस मैम। तो अगर वो ऐसा है, वेव जैसा है, तो वो गोल गोल कैसे घूमेगा शेल में? फिर तो ये बात गलत हो गई। यस मैम। हो गई कि गलत की नहीं हो गई? मैं गलत हो गई ना। बोलो बेटा। गलत हो गया मैम। तो इससे ये साबित हो गया कि भैया जी इलेक्ट्रॉन ना तो शेल में मिलता है ना तो सब शेल में मिलता है, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई है? Yes, ma'am. यस मैम। अब एक बात और सुनो, एक और शब्द आता है ऑर्बिट और एक है ऑर्बिटल। क्या दोनों अलग अलग है? बात तो ये है। जमीन आसमान का अंतर है बेटा। ऑर्बिट का Orbit मतलब कैसे है होता है? न्यूक्लियस के चारों। बेटा हम ऑर्बिट शेल्स ही हो गया और ऑर्बिटल्स अंदर हो गया। शेल्स, और शेल के अंदर कहीं ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स वो जगह है। ऑर्बिट ये तो तुम्हें पता है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। ऑर्बिट यानी जैसे अर्थ के बारे में सुना होगा, अर्थ सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमती है। ऑर्बिट माने वो गोला ma'am. जिसमें वो चक्कर लगाए। और ऑर्बिटल क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए वो 3D स्पेस। अभी तुमने पढ़ा ना 3D स्पेस है भैया, XYZ। श्रोडिंगर ने बताया Yes, क्या ma'am. बताया? तो ये एक वो 3D स्पेस है ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे सबसे ज्यादा टाइम कहाँ मिल सकते हो? तुम्हारे कमरे में मिलोगे ना। वैसे तो तुम्हारे Yes, घर में ma'am. किचन भी है, वॉशरूम भी है, डाइनिंग रूम भी है, हॉल भी है, 2-4 बेडरूम भी होंगे, पर तुम सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हो? तुम्हारे कमरे में ना। यस मैम। तो अगर मैं तुम्हें 100 बार ढूंढूं तो तुम 90 बार अपने कमरे में पड़े हुए मिलोगे मुझे। या तो पढ़ रहे होंगे या सो रहे होंगे या खा रहे होंगे, वॉट एवर यू आर डूइंग, है ना? तो वैसा Yes, ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी है। इलेक्ट्रॉन का कमरा है ऑर्बिटल, जिसमें वो मैक्सिमम टाइम पाया जाता है। यस मैम। क्या मैंने ये बात कर दी है क्या? अब बेटा देखो, यहाँ पर ऑर्बिटल्स मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुकी थी कि s में एक ही ऑर्बिटल होता है, पढ़ा दिया था ना। यस मैम। p में 3 होते हैं। एक बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बताना है, यहाँ से एक नया टॉपिक पैदा P होगा जो हम में बाद में पढ़ 5 है। पाएंगे। d में 5 होते हैं और f में 7 होते हैं। सारे ऑड नंबर लगा लो 1 से लेके 7 तक। ma'am. श्रेया समझ में आ रहा है बेटा? हाँ मैम। एक पहले वाले में अब 6। हाँ हाँ ठीक है। देखो देखो, इनको रिप्रेजेंट करते समय स्क्वायर बॉक्स बनते हैं, लेकिन ऑर्बिटल्स का अपना एक शेप होता है। ये शेप Arrow. मैं तुम्हें बाद में ठीक है? शेप ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ एक नया टॉपिक जनरेट हो रहा है, मुझे यहाँ पढ़ाना चाहिए, पर क्योंकि मैं क्वांटम नंबर पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को बीच में नहीं घुसा रही हूँ। तुम्हें समझ में आई मेरी बात कि यहाँ से एक नया टॉपिक पैदा हो रहा है जो हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें हम एस ऑर्बिटल का शेप पढ़ेंगे कि भैया वो स्फेरिकल होता है, पी का शेप पढ़ेंगे वो डम्बल शेप होता है, डी का पढ़ेंगे वो डबल डम्बल होता है, और एफ का शेप अभी तक पता चल गया है लेकिन सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी ने भी नहीं छापा है, रिफ्रेशर्स ने भी नहीं छापा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है एफ का, तो यू कैन लीव इट। हमारे सिलेबस में एसपीडी है, एसपीडी का शेप है जो हमें पता है। एस का स्फेरिकल, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल। अब ये क्या है कैसा है ये सब मैं बात की जा सकता हूँ। अभी क्वांटम नंबर कंटिन्यू करें? यस मैम। ठीक, तो बेटा जी देखो, इससे हमें ये पता चलता है कि ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन भी एक्स वाई जेड में कहीं भी हो सकता है, इनका शेप भी अलग अलग है, इनका साइज भी अलग अलग है। और शेप, साइज और ओरिएंटेशन 3 बातें हैं, इसीलिए 3 वेरिएबल आए और इसीलिए 3 क्वांटम नंबर है ना? यस चलो मैम। अब चालू करते हैं पहला क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर n, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम। क्वांटम नंबर। ये तो बहुत इजी है, इसके लिए तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? एनी
पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ये जीरो नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? मैम इंटीजर तो नेगेटिव होता है। यस मैम। इंटीजर, अरे लड़के, नंबर लाइन +1 +2 में मैथ्स के टीचर नहीं हूँ, +3 -1 -2 ये सब इंटीजर है ना। हाँ तो वो कह रहा है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये ना तो जीरो होगा और ना ही नेगेटिव होगा। अब बताओ सौगात, तुम्हारे जैसे बच्चे अगर टीचर के पास हो तो टीचर को मैथ्स भी आनी चाहिए। अब ये इंटीजर मुझे क्यों आते हैं? क्योंकि मेरा बेटा 6th में है, मैं उसे मैथ्स पढ़ाती हूँ तो इसलिए आते हैं, वरना भी मैं कह रही हूँ कि क्या पता क्या होता है। तो जो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं वो पूरे इंटीजर्स है बेटा। तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं। क्लियर है बात? और ये क्यों सिर्फ Yes. पॉजिटिव हो सकते हैं ये भी 5 मिनट बाद समझ में आ जाएगा। श्रेया, यहाँ तक कोई डाउट है? गौरवेंद्र, तुम्हें कोई डाउट है? नहीं मैम, क्लियर है। नो मैम। नहीं है? चलो अब देखो, तुम्हें अगर याद हो तो तुमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि शेल्स होती हैं, के शेल होती है, एल शेल होती है, एम होती है, एन होती है, ये और भी आगे तक हो सकती है। ओ पी क्यू पर इतनी तो अपने बनाई नहीं कभी, होती है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि तुमने एक जो 2n स्क्वायर रूल पढ़ा था, इसमें n की वैल्यू तुम k के लिए 1 रखते थे, l के लिए तुम 2 रखते थे, m के लिए 3 रखते थे और n के लिए 4 रखते थे। याद है कि नहीं याद है? Yes, हाँ मैम। मैम। याद है कि नहीं? यस मैम। तो बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज वैल्यू ऑफ n। अब मैंने ये क्या बोला? ये मैंने ये बोला कि मान लो यहाँ पे मुझे साथ के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व कराना पड़ेगा तब तुम कर पाओगे। मान लो इसमें वैसे 2-3 तरीके का क्वेश्चन आता है, मैं सिर्फ एक ही पैटर्न करा रही हूँ। तुमको किसी ने पूछ दिया कि सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए राइट क्वांटम नंबर, सारे क्वांटम नंबर लिखो। आज की क्लास में 2 सिखा पाऊंगी शायद, ठीक है, और वही अच्छे से सीख लो तो बेहतर है, बाकी के 2 नेक्स्ट क्लास में। सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन है हमें कैसे पता चलेगा बताओ? पता नहीं। अरे लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा बेटा? मैम तुम्हें नहीं पता, ठीक है श्रेया? क्या 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 फिर से बोलो। 3s4 का 3s? इसमें आया। 3s4। 3s4 कभी s में 4 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? उसमें तो सबसे ज्यादा 2 ही आते हैं। यस मैम, वही तो बात है। 3s1। गौरवेंद्र 3s1, वेरी गुड। देखो बेटा, जैसे ही उसने बोला इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई भी बात करे, सबसे पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख देना, उसका कॉन्फ़िगरेशन छाप लेना, 1s2 2s2 क्या आएगा 2p6 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है सोडियम का? 11th इलेक्ट्रॉन। भाई Yes, टोटल 11 है तो आखिरी कौन सा होगा? 11th ना। यस मैम। हाँ मैम। यानी वो ये कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के बारे में चारों क्वांटम नंबर बताओ। वैसे वो इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है, फिलहाल मैंने सिखाना चालू किया तो मैं लास्ट वाले का बता रही हूँ। यूजुअली लास्ट का ही पूछते हैं, ठीक है? अगर बीच का पूछ लिया तो तुम बीच का भी कर लोगे, अभी लास्ट का तो सीख लो। सारी स्टेप सेम है, एक आएगा तो सब आ जाएंगे। वैसे क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, अभी मैं एक तरीके का करा रही हूँ। बोलो, लास्ट इलेक्ट्रॉन समझ में आया है? यस मैम। यस हाँ मैम। मैम। तो ये जो तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट पे गोला लगाओ और लास्ट को उठा के यहाँ पे हीरो बना लो, यही हमारा पूरा सोल्यूशन निकालेगा। देखो बेटा, ये जो 3 लिखा है यही n की वैल्यू है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? n। n क्या है ये? तो n इज इक्वल टू 3। समझ गए यस मैम। गौरवेंद्र? यस। यस मैम। ठीक है, चलो, आई होप ये समझ में आया है। नहीं भी आया तो आगे प्रैक्टिस करते करते आ जाए, ठीक है? 3s1 में n की वैल्यू 3। अब हमारा एक क्वांटम नंबर सॉल्व हो गया, दैट इज n। अब
यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है बेटा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। अगर n3 है तो हमें पता चल गया है ना कि इलेक्ट्रॉन n1 होता है k के लिए, n2 होता है l के लिए। देखो यहाँ मैंने लिखा n3 होता है m के लिए, तो हमें नहीं पता चल गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। थर्ड शेल कौन सी है? m शेल। नहीं पता चल गया? यस मैम, बोलो ना। यस मैम, हाँ हाँ श्रेया। हाँ मैम। गौरवेंद्र, डू यू अग्री? अग्री मैम। ओके, तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है। ये दिख भी गया कि उसने शेल बता दिया कि थर्ड शेल है, और थर्ड शेल तो m होती है। पहली के न्यूक्लियस पर, दूसरी l, तीसरी m। चलो, अब तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आ गया, एजीमुथल l से रिप्रेजेंट होता है और बड़ा ही एजीमुथल, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। मैंने कहा था इसका एक और नाम बताऊं, और इसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। मैंने सेकेंडरी और एजीमुथल पहले बता दिया था, इसे एंगुलर भी कहा जाता है, ये मैंने अब बताया। ये क्या बताता है भाई? ये हमें शेप बताता है। अभी बताती हूँ क्या बताता है, थोड़ा देखो। इसमें हमें थोड़ा सा कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, तो जरा ध्यान से देखो। अगर आपको n पता है तो l आप अपने आप निकाल सकते हो, क्योंकि l का फॉर्मूला दिया गया है। l कैन बी 0 to n-1, यानी और n टू जो भी है, l 0 से n-1 तक हो सकता है। यानी l कैन बी 0, l 0 से n-1, n क्या है? 3, तो 3 - 1 यानी कि 0 to 2, और 0 to 2 का मतलब क्या है? 0, 1 और 2, तीन वैल्यूज आ सकती है। बोलो, समझ में आया? मैम आ गया। गौरवेंद्र, यस मैम, आ गया। आर यू श्योर आ गया है? यस मैम। यस मैम, मेरे को अब यहाँ पर एक चीज नोट करो। अगर तुम्हारा L 0 आता है, अभी ये तो तीन वैल्यू आई है ना, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। अभी बताती हूँ कैसे स्पेसिफाई करेंगे इन तीन में से इसकी कौन सी वैल्यू होगी। अगर L 0 आता है, इसका मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन S में है। अगर L 1 है तो इलेक्ट्रॉन P में है। अगर L 2 है तो इलेक्ट्रॉन B में है। और अगर L 3 है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो F में है। अगर इलेक्ट्रॉन 4 है तो इलेक्ट्रॉन G में होगा। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, तभी हम सिर्फ sp-df 4 ऑर्बिटल पढ़ते हैं। ठीक है? मतलब 3 से ज्यादा आएगा ही नहीं मैम। यस, समझ गए? यस, अब देखो, Yes, ma'am. इससे मैच करो। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम्हें कहाँ दिख रहा है? S में दिख रहा है ना? यस मैम, जब वो S में दिख रहा है, यानी ये तीन प्रोबेबिलिटी है। L कैन बी 0, 1, 2, लेकिन यहाँ पर L 0 ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3s में है। अब ये तीन वैल्यूज क्यों आती हैं, ये भी सुनो, मैं समझाती हूँ। देखो, तुमने पढ़ा था 1s एक अकेला होता है, 2s और 2p दो होते हैं, और 3s, 3p और 3d तीन होते हैं। बोलो, याद है कि नहीं? याद है मैम। हाँ मैम। तो तुम्हारा ये शेल देखो, ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है। तो M शेल में तीन प्रोबेबिलिटी है ना, इलेक्ट्रॉन 3s में भी हो सकता है, 3p में भी हो सकता है, 3d में भी हो सकता है। अगर बेटा जी तुम्हारा N3 आया है तो N3 कब कब आएगा? 3s के लिए भी आएगा, 3p के लिए भी आएगा, 3d के लिए भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मैम आएगा। तो बस फिर, तो L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1 और D के लिए 2। इसीलिए तुम्हारी तीन वैल्यूज आ रही थी, 0, 1 और 2। फिर तुमने देखा कि भैया इलेक्ट्रॉन तो 3s1 बोल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन तो 3s1 बोल रहा है। अगर यही कॉन्फ़िगरेशन 3p1 बोल रहा होता तो अपन L की वैल्यू 1 ले लेते। समझ में आया? यस मैम, Yes, ma'am. मैं इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन बोला है ना, P1 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा मैम कैल्शियम का ले दो। चलो, हाँ कैल्शियम का ले लो, पर लेकिन फिर तुम वहां पे S में आ जाओगे। कैल्शियम फिर से 4s2 है ना, P चाह रही
रुको एक सेकंड, सोडियम का 11, 12, पोटेशियम 12 और 3, एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 आएगा, आएगा कि नहीं? यस 3p1 आएगा ना। देखो इसका ma'am. भी 3p1 के लिए भी n की वैल्यू 3 आ गई है, यही वैल्यू देख के लिखते हैं ना। यस मैम और ऐसे ही अगर किसी का 3d बना है, स्कैंडियम ले लो, उसका 3d बना आएगा तो भी n की वैल्यू 3 आएगी। हाँ मैम समझ रहे हो? यानी एक शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब का n सेम आता है। और यहीं पर बेटा, यहीं पर हम एक और लॉ पढ़ रहे हैं, तो सब क्लियर आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, होगा तो नेक्स्ट क्लास में जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तुमने एक रूल पढ़ा था आबाउ, ये था आबाउ में डब्बा डब्बा बनाने का। एक पढ़ा था हंड रूल, पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस Yes, ma'am. until and unless each orbital is singly filled, और एक तीसरा भी तो था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ मैम। खाना जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, हाँ ये क्या बोलता है? ये यही तो कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स सेम। दुनिया के किसी भी एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। इस रूल को मैं अगली क्लास में प्रूव करूंगी जब तुम क्वांटम नंबर सीख जाओगे। समझ गए? अभी तो तुम पूरा नहीं सीख रहे हो। तुम्हें इतने में कोई डाउट है कि हमें ये जो आगे का नंबर है ये देखकर n पता चलता है और n से ही हम l निकालते हैं, इतना क्लियर है? हाँ मैम। तो अभी के लिए मैं इतना ही करूंगी। अभी मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दूंगी, जब ये क्लियर हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। तुम कुछ होमवर्क नोट करो और जरूर करना, और मुझे आप लोग स्क्रीनशॉट भेजोगे ग्रुप में या इंडिविजुअल से मुझे भेज देना। अगली क्लास से पहले होमवर्क आ जाना चाहिए, जिससे मुझे समझ में आएगा क्या डाउट है। करते समय डाउट आएगा तो पूछ लेना, या यही वीडियो फिर से चला के देख लेना तो डाउट हट जाएगा। आपको मुझे बताना है कैल्शियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n और l की वैल्यू निकालना, मतलब शुरू के 2 क्वांटम नंबर मैंने पढ़ा है वही 2 करना। कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन करो, कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन करो, यही दोनों वैल्यू निकालो। मैग्नीशियम का करो, सल्फर का करो, और किसका करना चाहते हो? आयरन का करो, मैग्नीज का करो, फास्फोरस का करो, 3 3 6 7, क्लोरीन का करो, आर्गन का करो। कितने हो गए? 3 3 6 7 8 9। एक और बोलो कोई सा, जिंक। इतना होमवर्क है तुम्हारा, एंड दिस होमवर्क विल नॉट टेक प्लेस मोर देन 15 मिनट्स, मतलब दिस होमवर्क विल नॉट टेक टाइम मोर देन। और कितना करोगे? आपका n और l जब पक्का हो जाएगा तो अगली क्लास में मैं इसके आगे बताऊंगा। मैम सबका एन और एल सेल का निकालना है। L 2 शेल नहीं है, वो क्वांटम नंबर है बच्चे, हाँ मैम वही। सिर्फ क्वांटम नंबर। कैसे करोगे वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर लिखना, फिर इनका हाँ। कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो उठा के लिखना, फिर n और l कैसे निकालना है अपने आप समझ में आ जाएगा, अगर आज की लेक्चर समझ में आया है तो। स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है पापा, मुझे ये होमवर्क चाहिए तभी अगली क्लास में। मैं लिख ही लिया, स्क्रीनशॉट देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तीनों ने? हाँ मैम। कोई डाउट है तो पूछ दो अभी। मैं कोई डाउट नहीं है, क्लियर है पूरा। आर यू श्योर? यस यस मैम। मैम। ओके देन आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में करेंगे क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो टॉपिक खत्म नहीं होगा और फिर बीच में लटक जाएगा, इसलिए मैं उसे ऑन टाइम छोड़ दे रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में अगर खत्म नहीं हुआ तो क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है? ओके मैम। और इसमें हमें बहुत क्वेश्चन करने हैं और यही क्वेश्चंस हैं। अभी तुम ये पैटर्न सॉल्व करो, फिर अगली क्लास में एक और पैटर्न सिखाऊंगी जब तुम्हारा ये पक्का हो जाएगा, और 2 क्वांटम नंबर और सिखाऊंगी, ml और s। s बहुत इजी है, जैसे n बहुत इजी था, l में फॉर्मूला लगा, वैसे ही ml बहुत, उसमें फॉर्मूला लगेगा, स्टेप्स हैं, लेकिन s बहुत इजी है। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। गुड डे, गुड डे नहीं है, गुड नाइट है। होमवर्क भेज देना Thank you, ma'am. वेलकम। शैल आई सेंड द पिक और यू हैव नोटेड ऑल ऑफ यू? नहीं मैम, लिख लिया।
ओके ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम, बाय।